हे क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले बेटा क्लास 11th के कंप्लीट फिजिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेटा जो आपके फाइनल्स एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो प्रिडोमिनेंटली पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं कवर। और कुछ नए बच्चे भी बेटा हमारे चैनल से जुड़े हुए थे, मैं काफी सारे कमेंट्स पढ़ रहा था जो डेरिवेशन वाली वीडियो है। ठीक, तो मैंने आपको बोला था बेटा कि आज न्यूमेरिकल वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आज न्यूमेरिकल वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट बेटा स्टार्ट करेंगे। और मैं बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा जहां से आपके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी क्या कहता है आपसे कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब कि उनके डायमेंशंस भी आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है, लाइक फर्स्ट इक्वेशन मोशन, या फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो ये कहता है कि अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, मतलब ये टर्म इस क्वांटिटी के बराबर है, या दो क्वांटिटीज को ऐड होना हो या फिर दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट होना हो, तो उनके लिए उनके डायमेंशंस होना चाहिए सेम। मतलब इस u का जो डायमेंशन होना चाहिए वो इस a इंटू टी के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, तभी वो दोनों ऐड होंगे। और इस इधर का पूरा डायमेंशन और इधर वाला पूरा डायमेंशन दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि इक्वल में। क्लियर है? तो दो फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल होंगे, इसका क्या मतलब है, उनका डायमेंशंस बराबर होना चाहिए। तो इसी को हम बात करेंगे बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। वो एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन होगा, आपको उसके करेक्टनेस को चेक करना है, वो करेक्ट है या नहीं है। लाइक ये क्वेश्चन देखो, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, जो सिंबल्स हैं उसका यूजुअल मीनिंग दे रखा है आपको क्वेश्चन में। आपको बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो करेक्ट है या नहीं चेक करने के लिए आप पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर है, डायमेंशन चेक करना बेटा। हाफ तो कांस्टेंट है, मास, ठीक है, हाफ कांस्टेंट का मतलब क्या है बेटा, हाफ कांस्टेंट का मतलब कि उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास हमारा m है, तो m। क्लियर? वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारा क्या होता है बेटा, lt माइनस वन होता है, पता है ना आपको, lt माइनस वन। ठीक, और बाहर क्या है बेटा, स्क्वायर है, तो 2। देखो बेटा डायमेंशंस बेसिक से आपको पता होना चाहिए, वरना न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर पाओगे। ठीक, तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, मीटर हमारा लेंथ हो गया, सेकंड माइनस वन। अब क्या करेंगे बेटा, ये m l की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू टू माइनस टू। तो ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। अब राइट हैंड डायमेंशन चेक कर ले बेटा, फटाफट चेक करते हैं। mgh राइट हैंड साइड का डायमेंशन, ठीक है, mgh का चेक करना है डायमेंशन। मास हमारा m हो जाएगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर हमारा लेंथ होता है, सेकंड हमारा टाइम है बेटा, जो कि -2 होगा। तो ये हो जाएगा lt माइनस टू, ठीक, इंटू h। h हमारा हाइट है, और हाइट कितना होगा बेटा, हाइट हमारा लेंथ होगा, है ना, हाइट को l ही तो बोलते हैं। अब सुनो, यहाँ क्या हो जाएगा, m, l एक बार है, यहाँ l एक बार है, तो क्या हुआ, l दो बार हो गया, और t माइनस टू। तो यहाँ क्या देख रहे हो, क्लियरली दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो होगा वो इक्वेशन करेक्ट है। आना समझ नहीं आया? तो करेक्टनेस चेक करने के लिए बोलता है कि देखो दोनों बराबर हैं। इस तरीके से आप करोगे, कांस्टेंट होगा तो बाहर निकाल देना, कांस्टेंट कोई डायमेंशन नहीं होता। आगे बढ़ेंगे बेटा, ऐसा क्वेश्चन आया कर लोगे, ग्रेट। आगे देखो, इसको हम बात करेंगे फाइंडिंग द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, कि अलग अलग रिलेशन स्टैब्लिश करना है यूनिट्स के, यूनिट्स में। मतलब आपके पास सिस्टम इंटरनेशनल है एसआई, और एक सीजीएस है ना। जनरली हम लोगों का क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा, एसआई और सीजीएस में रिलेशन। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बेटा हमारे पास ध्यान रखना है, n2 इज इक्वल टू n1 ब्रैकेट m1 बाई m2 की पावर a इंटू l1 बाई l2 की पावर b इंटू t1 बाई t2 की पावर c। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको समझना है ध्यान से, है ना, क्योंकि हमारा मेन मोटो है क्वेश्चंस करना, न्यूमेरिकल्स करना। तो बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में तो जाएंगे नहीं, थ्योरी वगैरह में पहले पढ़ चुके हैं, बस बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है, क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन देखो क्या है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। या तो ये क्वेश्चन आएगा, या तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, 1 जूल को, 1 जूल में कितने आर्ग होते हैं, ठीक, जो कि 10 पावर 7 होता है। और आपने पढ़ रखा है डाइन कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, किसकी, फोर्स की। न्यूटन कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, किसकी, फोर्स की। तो फोर्स के एसआई यूनिट में कितना सीजीएस यूनिट, सीजीएस कितना है, ठीक है, ये हमको निकालना है ना, एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है कुल मिला के। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप इस तरह से लिखोगे, एसआई और फिर सीजीएस दिया। अब सुनो क्या करना है, अब एसआई सिस्टम में हम बात करेंगे n1 जो गिवन होता है। n1 कितना है बेटा, यहाँ पर 1 न्यूटन की बात कर रहा ना, तो ये जो नंबर होगा ना, ये हमारा n1 होता है। क्लियर है? अब सुनो, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई में मास m1, लेंथ l1 टाइम t1। मास को हमेशा 1 kg लेंगे, l1 1 मीटर हो जाएगा, और टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा, जब तक कि गिवन नहीं है। 1 गिवन होने का मतलब कि आपको n1 1 रखना है, बाकी सबको अगर वो एसआई यूनिट है तो। सीजीएस में है तो सीजीएस में n2 आपको निकालना ही है। उसने बोला ना एक न्यूटन में कितने टाइम, तो जो कितना नंबर है उसको निकालने का फॉर्मूला हमारा n2 है ना, उसी को n2 बोलते हैं, और उसी को निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है आपके लिए। अब सुनो, इसके बाद हमारे पास क्या है, m1 m2 है,
L2 है और T2 है बेटा। M2 क्या है? मास, जो कि होगा 1 ग्राम। TGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है बेटा, 1 ग्राम। लेंथ कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। क्लियर है? अब सुनो, अब करना क्या है हमको? अब हमें करना क्या, ध्यान समझना। सबसे पहले जो आप काम करोगे, सबसे पहले जो आप काम करने वाले हो, वो क्या करने वाले हो समझो। सबसे पहले आपको निकालना है ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट सॉरी डायमेंशन ऑफ एसआई। जो भी आपको दे रखा है 1 न्यूटन में कितनी लाइन है, तो इस न्यूटन का आपको क्या निकालना है? डायमेंशन। ठीक है ना? तो मतलब न्यूटन फोर्स ही तो है, फोर्स का जो डायमेंशन होता है, फोर्स का जो डायमेंशन है वो क्या है? फोर्स का जो डायमेंशन है वो क्या है बेटा? MLT-2 है ना? MLT-2। अब जो फॉर्मूला हमने लिखा ना, इस फॉर्मूला में ध्यान रखना कि ए बी और सी क्या होगा, ध्यान समझना। ये ए बी सी होगा। ये एम की पावर कितनी है उसको ए बोलेंगे, एल की पावर क्या है उसको बी, और टी की पावर क्या है उसको सी कहेंगे। मतलब अगर आपको 1 न्यूटन में कितना टाइम है, तो 1 न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट, तो फोर्स का डायमेंशन लिखोगे, और फोर्स के डायमेंशन से आपको इस फॉर्मूले में जो एबीसी है ना, वो एबीसी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ए हमारा क्या होगा, ध्यान समझेंगे बेटा। ए कितना होगा? एम की पावर कुछ भी नहीं तो 1 होगा ना, तो 1। टी कितना होगा बेटा? 1। एल की पावर, सी कितना होगा बेटा? सी बताओ, सी पावर सी कितना होगा? -2। ठीक है ना? टी की पावर जो भी होगा उसको सी कहेंगे। एबीसी मिल गया। अब से ना फॉर्मूले में लगाएंगे। फॉर्मूला क्या कहता है आपसे बेटा? जो N2 होगा, जो N2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? N1। N1 कितना है? 1 है, तो 1 इंटू ब्रैकेट M1 बाई M2 की पावर है, दिख रहा है आपको? M1 बाई M2 की पावर है, तो M1 क्या है बेटा हमारे पास? 1 किलोग्राम, तो M1 है 1 kg, और M2 1 ग्राम, M2 1 ग्राम की पावर ए क्या है बेटा? देखो जरा फटाफट, क्या है ए क्या है? कहाँ गया? हाँ इधर लिखा है 1। क्लियर है? फिर L1 बाई L2 की पावर बी, L1 कितना है? 1 मीटर। L2 कितना है बेटा? L2 कितना है? 1 सेंटीमीटर की पावर बी, बी कितना है बेटा हमारे पास? बी हमारे पास है 1। और फिर T1 बाई T2, T1 क्या है बेटा? T1 1 सेकंड है, T2 भी 1 सेकंड है, इसकी पावर सी, सी कितना बेटा? -2। अब सुनो फटाफट, करना क्या है हमको? ठीक है, N2 इज इक्वल टू, देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का तो मतलब अंतर नहीं, 1 को हटा दो। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा? 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बेटा? 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर। एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर देना आप इनको। ठीक है? फिर देखो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, जो सब कुछ कट गया, 1 बचा। 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आता है हमेशा? आंसर 1 आता है, तो इसको 1 लिख देंगे, है ना? अब सुनो, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। अब क्या बचा? मैग्नीट्यूड हमारा। ये N2 में मैग्नीट्यूड देता है बेटा, ध्यान रखना सिर्फ। तो ये देखो 3 जीरो, ये 2 जीरो, मतलब 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है? तो इसका मतलब 10 पावर कितना हो गया? 5 N2। इसका मतलब जो है कि हमारा जो 1 न्यूटन है ना, उसमें कितने डाइन होंगे? 10 की पावर 5 डाइन होगा। तो एक काम करना, बात मान के, 1 जूल में कितने अर्ग हैं, वो 10 की पावर 7 ही आएगा जब करोगे। 1 जूल में 1 जूल है, तो बस N1 1 हो जाएगा। ये सब कुछ सेम रहेगा, ये सब कुछ सेम रहेगा, बस जूल किसकी यूनिट है? तो जूल है यूनिट हमारी किसकी? वर्क डन की। तो बस डायमेंशन क्या आएगा? ML2 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। तो वहां से A1 और B2 हो जाएगा, C-2 हो जाएगा, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, तो बस लास्ट में चलता चला जाएगा चीजें। होप क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो यहां से आएगा। ठीक है? ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डायमेंशंस फॉर्मूलेस की हेल्प से हम लोग फॉर्मूलेस को डिराइव करते हैं। ठीक है? जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये और इसका अगला वाला। तो बहुत देखो, मैंने तो डिजाइन ऐसे कर रखा है कि अलग अलग स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, मैं सबके पेपर्स को एनालिसिस करता हूँ हर साल। ठीक है? तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व होता है कि ये क्वेश्चन जो है कॉमन है। ठीक, कुछ कॉमन बुक्स में क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने वो डाल रखा है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट समझोगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। पहले तो बेटा, ऑन अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है हमारे पास बेटा। सिंपल पेंडुलम को ना जब हम लोग उसको ऑसिलेट करते हैं, मतलब जब इसको ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे जाएगा ना। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट जब करेगा, उसको एक चक्कर लगाने में टाइम लगेगा। वो टाइम का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा हो, हमने डेरिवेशन वाले वीडियो में कवर किया था बेटा। ठीक किया था बेटा, 2 पाई अंडर रूट L/G, याद है? नहीं है? इस फॉर्मूले को हमें डायमेंशंस की हेल्प से डिराइव करना है। ठीक है? कैसे करेंगे समझो। तो क्वेश्चन क्या है कि टाइम पीरियड जो है ना बेटा, ठीक, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कर रहा है लेंथ पे डिपेंड। टाइम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब लेंथ के कितने टाइम्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो तो हमें पता नहीं। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी नहीं पता हमको। ठीक, लेंथ के स्क्वायर टाइम प्रोपोर्शनल है या लेंथ के क्यूब टाइप प्रोपोर्शनल है, ये भी नहीं पता। तो मान लेंगे टी प्रोपोर्शनल है किसके? एल के। अब जब टी प्रोपोर्शनल है एल के, इसका क्या मतलब है बेटा? ध्यान समझना। हमने एल की पावर ए मान लिया, क्यों?
क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है ना, ये मतलब ये हो सकता है t इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है, ये हो सकता है कि t इज प्रोपोर्शनल टू एल पावर -1, जो कि हमारा 1/l आएगा, क्लियर है। तो इसलिए हम लोग एल की पावर a मान लेंगे। दूसरा, टाइम प्रोपोर्शनल है किसके और किसके बेटा, मास ऑफ द बॉब, ये a नहीं है, सिर्फ मास है, ठीक है, मास ऑफ द बॉब। मास से कितने टाइम प्रोपोर्शनल है, मान लेते हैं b, है ना, m की पावर b, कुछ भी हो सकता है। और तीसरा हमने देखा कि जो इसका जो रिलेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ भी टाइम का, तो t इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी पावर क्या हो गया, c हो गया। अब जब इनको कंबाइन करेंगे तो फाइनली हमारा t जो होगा वो प्रोपोर्शनल है किसके, l की पावर है, m की पावर b और g की पावर c। अब जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे बेटा कांस्टेंट टर्म आएगा, उसको हम k कहेंगे, k l की पावर है, m की पावर b और g की पावर c। वो क्लियर हो गया होगा। अब सुनो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद मैं आगे बात करूं, ठीक है, टाइम हो गया। इसके बाद आप समझो करना क्या आपको। अब आपको पता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बेटा, जब दो क्वांटिटीज इक्वल होते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि उनके डायमेंशंस बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है, इनके डायमेंशंस को बराबर रखना है। टाइम का जो डायमेंशन है वो क्या है, m0 l0 t, है ना, t1। टाइम तो सिर्फ t ही रहेगा ना, मास और लेंथ तो रहेगा नहीं, इसलिए पावर 0 डाल दिया बेटा। अब सुनो, इज इक्वल टू ब्रैकेट के, तो कांस्टेंट इसका डायमेंशन है ही नहीं। लेंथ की बात करेंगे, लेंथ हमारा क्या होता है, लेंथ हमारा l होता है, तो l की पावर है, l की पावर, फिर मास, मास हमारा m ही तो होगा, m की पावर b बेटा, आ रहा है समझ बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। तीसरा g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-2 होता है बेटा, lt-2। इस पूरे की पावर कितनी बेटा, c, है ना, कोई डाउट तो नहीं है, ग्रेट। अब हम आगे बात करें बेटा, होना क्या है, कंपैरिजन करना है आप, तो m0 l0 t1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर m की पावर तो b है, पहले देता हूँ m की पावर b, l की पावर कितना होगा देखो जरा, ये l की पावर है, और यहाँ पे l की पावर c भी तो है, तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे c आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो नीचे वाला नंबर सेम है तो ऊपर वाले पावर जुड़ जाएंगे। तो मतलब कि जो l होगा उसकी पावर क्या होगा बेटा, m की पावर a हो गया, l की पावर कितना हो जाएगा, a प्लस c, और फिर t बच गया -2 इंटू सी -2c। डाउट नहीं होना चाहिए, ग्रेट, आगे बढ़ेंगे। अब सुनो, जब ये दोनों बराबर हो गए इसका क्या मतलब है, सुनो ध्यान से बेटा, जब ये दोनों बराबर हो गए इसका मतलब क्या है, m की पावर भी बराबर होगा, मतलब b किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से -2c किसके बराबर, 1 के बराबर, -2c किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ से -2 को उधर भेज दो, c कितना आ जाएगा, -1/2, c आ गया -1/2, b तो 0 हो चुका है। अब a कितना होगा, यहाँ से देखना जरा, a की वैल्यू अगर निकालूंगा तो a कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, a इज इक्वल टू -c हो जाएगा, उधर भेजूंगा तो। अब सुनो, a इज इक्वल टू -c कितना है बेटा, -1/2, तो ये -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितना आ गया, 1/2। तो एबीसी हमने निकाल लिया, क्लियर है। देखो अगर कोई चौथी क्वांटिटी होती, मान लेते हैं टाइम इज प्रोपोर्शनल टू कुछ और भी होता, उसकी पावर डी मानते हम लोग, ठीक, तो एबीसीडी चारों की वैल्यू निकालना पड़ता आपको। अभी तो इन तीनों चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो हमने एबीसी निकाल लिया। अब एबीसी निकाल लिया, अब उठाओ इस पर पुट कर दो, फाइनली यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं फाइनली यहाँ अगर पुट करता हूँ तो देखो क्या होगा, टी इज इक्वल टू के, एल की पावर ए था बेटा, एल की पावर ए क्या आया था बेटा, ए क्या आया था, 1/2, 1/2। m की पावर b कितना आया था बेटा, b कितना आया था, b आया था, आ गया b कहाँ गया, 0, b की पावर 0। और t, सॉरी क्या था, l m g, g की पावर c, g की पावर c कितना आया था बेटा, -1/2 आया था ना वहां पर, देखो -1/2 आ गया, ये रहा -1/2, क्लियर है, डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ो। t इज इक्वल टू k, इस g की पावर 1/2 को नीचे ले आओ, तो l अपॉन g पूरे की पावर 1/2 हो जाएगा बेटा, ध्यान समझो, ये 1/2 है, ऊपर माइनस से नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसकी पावर 1/2 नीचे आएगा तो ये भी इसकी पावर प्लस 1/2, तो होल की पावर 1/2 लिख सकता हूं मैं, और मास की पावर 0 का मतलब क्या बेटा, 1 आएगा, क्लियर है। अब सुनो, t इज इक्वल टू k, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है बेटा l/g, बस ये हमारा हो गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब अब आपको ऐसे ही छोड़ना है, ठीक, k की वैल्यू नहीं लिखना है, आ गया समझ। अब इसी के बिहाफ पे बेटा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस टाइम पीरियड वाला तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में था, ये बाहर से है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा है बेटा बच्चों के एग्जाम में आते हुए, मे भी आ जाए मे भी ना आए, बट कॉन्सेप्ट वही है, सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी के ऊपर है। मैं आपको रफली बताता हूँ करना क्या है, वो करना है, लेकिन क्या, एक प्लैनेट है बेटा वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऑर्बिट में, तो जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर ए मान लेंगे हम लोग। दूसरा मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सन, मास की पावर बी मान लेंगे। कितने टाइम्स प्रोपोर्शनल हमें ये तो नहीं पता ना, तो इसलिए ए बी मान रहे बेटा। और तीसरा टाइम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। अब हमें शो करना है कि टी स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, चलो मैं करवा देता हूँ, एक मेनली इंपॉर्टेंट है,
पता चले तुम लोग बोलोगे करवाया नहीं, कंबाइन करो फटाफट से। देखो इसी मामले में वीडियो थोड़ा सा लेंथी बनेगा और बच्चे जो है स्किप मारेंगे, ठीक है। अब सब चीजें अगर करवाया जाएगा तो टाइम की कमी, सब चीज ना करवाओ तो टीचर की कमी। अब सुनो, आर की पावर ए, एम की पावर बी हो गया, और जी की पावर हमने सी मान लिया बेटा ना, जी की पावर क्या है बेटा, सी। क्लियर, ग्रेट। अब आगे मैं बात करूं बेटा, आगे मैं बात करूं फटाफट, देखो आगे क्या बात करेंगे। देखो अब करना क्या इसमें, प्रोपोर्शनलिटी हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का तो कांस्टेंट टर्म आएगा, मैं ही लिखता हूं, टी इज इक्वल टू क्या होगा, के आर की पावर ए, एम की पावर बी और जी की पावर सी, ये आ गया ना। अब सुनो, अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि दोनों तरफ डायमेंशन बराबर होते हैं, तो दोनों तरफ डायमेंशन क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। तो डायमेंशन जब बराबर रखोगे तो वो क्या होगा, ध्यान समझना। टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, एम 0 एल 0 टी 1 होगा, बेहतरीन। आगे बढ़े, अब सुनो, ये तो कांस्टेंट है बेटा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। आर हमारा क्या है, रेडियस, मतलब जो डिस्टेंस होगा वहां से, ठीक है। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगा, एल की पावर ए, ठीक है, तो एल की पावर ए। फिर हम बात करेंगे एम, मास, मास हमारा एम होता है, एम की पावर बी हो जाएगा, एम की पावर बी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू, सॉरी आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन निकालना है। तो बहुत बच्चों से ये इसका डायमेंशन नहीं निकलेगा, और मेरे को क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए था। तो देखो एफ इज इक्वल टू फॉर्मुला क्या है, जी m1 m2 आर स्क्वायर, पता है ना, मिलता फॉर्मुला, ठीक, ग्रेविटेशन फोर्स का। यहाँ से जी की वैल्यू निकालना है, आर स्क्वायर को तो भेज दो, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 इज इक्वल टू कितना हो गया, जी हो गया। फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अच्छा यूनिट क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, डायरेक्टली बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। फोर्स की डायमेंशन क्या बेटा, एम एल टी माइनस टू होता है, डिस्टेंस मीटर में होता है ना, एल, और भार स्क्वायर लगा तो L2। मास, मास हमारा m होता है और ये भी m है, m इंटू एम, एम की पावर 2। अब इसे ऊपर ले जाओ, तो m की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, ऊपर गया तो -2, तो m की पावर 1 में से -2 करोगे तो -1 आएगा। फिर लेंथ, लेंथ यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो l की पावर 3 और t की पावर -2, तो m -1 L3 t -2, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली बेटा, m -1 L3 t -2, इस पूरे की पावर हमने क्या मान लिया बेटा, c मान लिया। होप क्लियर होगा, आगे बढ़ेंगे अब। इसके बाद मैं आगे बात करूं, इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो होगा क्या, फटाफट से कंबाइन करेंगे। तो m0 L0 t1 इज इक्वल टू m की पावर यहाँ क्या बेटा, b, b है, और देखो यहाँ पे -1 इंटू सी माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस, क्लियर, बेस सेम है तो पावर जोड़ोगे ना, यहाँ b यहाँ माइनस सी, b प्लस माइनस सी b माइनस सी होगा। फिर l की पावर क्या है बेटा, l की पावर यहाँ a है और यहाँ 3 इंटू सी 3c है, ठीक है, l प्लस 3c। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ml के बाद t, ठीक है, t टाइम, टाइम क्या होगा देखो जरा, टाइम यहाँ पे टाइम कहीं नहीं है, यहाँ पे -2 इंटू सी माइनस का 2c, क्लियर है, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे, अब इनको कंपैरिजन करके हमें एबीसी की वैल्यू निकालना है, तो फटाफट करो, क्या होगा बेटा, कंपेयर करने पे क्या होगा, ध्यान समझना, कंपेयर करने पे b माइनस सी जीरो के बराबर, b माइनस सी जीरो के बराबर, यहाँ से b कितना आ जाएगा, c आ जाएगा b और c बराबर। अब सुनो, b c बराबर आ गया, अब सुनो ध्यान से, इसके बाद हमें करना क्या है, a प्लस 3c किसके बराबर, a प्लस 3c किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर b 0 के बराबर हो जाएगा, a प्लस 3cl यहाँ पर 0 के बराबर, ठीक है। तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा, -3c हो जाएगा। अब सुनो लास्ट में -2c किसके बराबर, 1 के बराबर, तो -2c किसके बराबर है, 1 के बराबर, c कितना हो गया, -1/2, c -1/2 आया तो यहाँ पर रख दो c की वैल्यू, ठीक है, यहाँ रखते कितना हो जाएगा, -3 इंटू सी की जगह पर -1/2, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, ए आ गया 3/2, ए आ गया जब 3/2 तो बी और सी बराबर है, तो बी कितना होगा बेटा, सी कितना आया -1/2, तो बी भी कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, क्लियर है। तो हमने एबीसी निकाल लिया। अब आपको बोला गया ना, तो करो कि जो टी है ना, टी का जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल आर क्यूब के, तो हमें ए से मतलब था, बाकी सबको निकालने की जरूरत था भी नहीं वैसे। अब सुनो मैं यही कर देता हूँ सॉल्यूशन फाइनली यही, ठीक है, इस तरह से मैं टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर की पावर ए, और ए कितना आया देखना जरा, ए कितना है बेटा, ए आया 3/2 है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो बेटा, स्क्वायरिंग करोगे तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 है, और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा बेटा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ये आपको प्रूफ करना था। तो क्लियर हो गया होगा बेटा। अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे, देखो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर मैंने लास्ट में पहले से लिख दिया है ताकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम हम कर पाए। एक नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। अगर 23.45 है तो 4 नंबर काउंट करो, 4 सिग्निफिकेंट करें,
अगर दो नंबर्स के बीच में जीरो जाता है तो उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर पहले ट्रेलिंग जीरोस आ रहे हैं, मतलब पहले जीरो आ रहे हैं, जीरो से पहले कुछ भी नहीं है, तो इन नंबर्स को हम फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो उसके बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगला इसकी बात करेंगे, डेसिमल के बाद अगर पॉइंट, डेसिमल के बाद अगर जीरोस हैं तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। मतलब 1 2 3 4 चार हो जाएगा। ठीक, अगर डेसिमल नहीं है तो जीरो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, मतलब 1 और 5 हो जाएगा, दो ही होंगे। अगर ये ऐसा लिखा होता 1 पॉइंट, ऐसा लिखा होता तो चार सिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ पे दो है। क्लियर है, आया समझ? तो यही केस एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ भी है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये है, और सॉरी यहाँ तक एडिशन के लिए, ठीक, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये भी देख लेना फटाफट। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सेकंड चैप्टर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा ये चैप्टर। ठीक, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। बेटा देखो, मैंने यहाँ पे पहले से चीजें लिख दिया है, लाइक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कब करना है, जब आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, क्योंकि क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन से बहुत ज्यादा पूछा आता है। जब आपको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, वेलोसिटी निकालना हो तो डिफरेंशिएशन करना है। वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन अब उल्टा, अगर एक्सेलरेशन दे रखा हो आपको, वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन, और अगर वेलोसिटी दे रखा हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो भी इंटीग्रेशन। तो इधर जाओगे तो क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उल्टा होगा तो इंटीग्रेशन। कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा वो मैं समझा रहा हूँ। क्लियर है, आगे बढ़ो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आएंगे आपके एग्जाम में। एमसीक्यू से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन में भी, 3 नंबर क्वेश्चन में भी आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो दो केस बनते हैं बेटा, हमेशा ध्यान रखना, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज। लिखा हुआ नहीं होगा, कहीं इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ नहीं होता और कहीं एवरेज लिखा हुआ नहीं होता। इंस्टेंटेनियस के केस में ही हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, एवरेज के केस में ना इंटीग्रेशन होगा ना डिफरेंशिएशन होगा। इस चीज को भी आप विशेष तरीके से ध्यान देंगे। अब सुनो, a body is moving in a straight line along x axis, है ना, एक बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, x axis के along, ठीक है, सीधी लाइन में मूव कर रहा था बॉडी। इफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस 8t minus t स्क्वायर, है ना, जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है कितना, 8t minus t स्क्वायर। टाइम के साथ उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एवरेज लिख दिया तो अच्छी बात है, कभी कभार एवरेज लिखता भी नहीं है। ठीक, एवरेज नहीं लिखा है, लेकिन अगर दो टाइम इंटरवल दे रखा आपको, 0 से 2 सेकंड या 0 से 1 सेकंड या 1 सेकंड से 2 सेकंड, तो ये बहुत बड़ा टाइम इंटरवल हो जाता है, गैप हो जाता है ना, डिफरेंशिएशन की वजह से देखा जाए तो यहाँ डेरिवेटिव नहीं होगा। डिफरेंशिएशन कब करोगे, ध्यान समझना, जब आपको इंस्टेंटेनियस निकालना हो। इंस्टेंटेनियस मतलब एक ही टाइम गिवन होगा, जब एक टाइम गिवन हो, इंस्टेंटेनियस वो लिखेगा भी नहीं, अगर सिर्फ एक ही टाइम लिखा हुआ है पर्टिकुलरली, समझ जाना बेटा क्या करना है, वहां पर हमें करना है डिफरेंशिएशन। अगर दो टाइम गिवन हो तो कभी भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज नहीं करना है अभी। क्लियर है, आगे बढ़ूं, ग्रेट। अब हमें करना है क्या, एवरेज स्पीड। ठीक, अच्छा स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब भी एवरेज निकालोगे ना, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेल एक्स बाई डेल टी। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, स्पीड मतलब वो वेलोसिटी कहना चाह रहा है, आपको ध्यान समझना। तो एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी होता है। अब डेल एक्स कैसे निकालते हैं, ये होता है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस। क्लियर है, ध्यान समझेंगे। एवरेज कभी भी निकालना हो यही डेल, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चेंज इन टाइम कितना हुआ। अब ध्यान समझना, करना क्या है हमको, अभी दो टाइम दे रखा है हमको, कितना, 0 पे और 2 पे। तो एट t इज इक्वल टू 0, 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 पुट कर दो, 8 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना आएगा आंसर, 0। ठीक है, मैं पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा बेटा, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का, फटाफट देखते रहिए। ठीक है, अब जैसे कि मैं अभी 8:30 बज रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एक वीडियो बना पाऊँ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट तक, अगर कहीं मुझे जाना पड़ जाए बाई चांस, ठीक है, क्योंकि भाई भरोसा नहीं है अभी कॉल वॉल आ जाए किसी का। तो जो भी जितने भी पार्ट्स होंगे ना बेटा, पार्ट वाइज भी मैं चैप्टर को हो सके तो टेलीग्राम में डाल सकूं, या पार्ट वाइज भी मे भी वीडियो अपलोड हो सके। ठीक है, तो 0 हो गया, x हमारा 0 हो गया। नाउ एट x इज इक्वल t इज इक्वल टू कितना बेटा, t 0 के बाद कितना बेटा, 2 सेकंड है ना, 2 सेकंड बोल रहा है, तो t 2 सेकंड रखो। तो 2 सेकंड जब होगा टाइम, तब क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 रख दो बेटा जहां t है, 8 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 2 से 16, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 16 में से 4 गया तो 12 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 मीटर हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब उठाओ ऊपर पुट कर दो, देयरफॉर जो एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड होगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, x2 माइनस x1। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, ये x2 हो जाएगा। ठीक है, ये x1 हो जाएगा, ये t2 हो जाएगा, t1 हो जाएगा। x2 12 है, माइनस x1 कितना है, 0 है, t2 2 है, t1 0 है, तो 12/6 कटे कितना आ गया बेटा, सॉरी 12/2 कटे कितना आ गया,
6 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ हमारा क्या, एवरेज। इसके बाद इंस्टेंटेनियस की बात चल रही है बेटा। इंस्टेंटेनियस में हमें करना क्या है, ध्यान से। अब आपको वेलोसिटी निकालना है ना, वेलोसिटी तो निकालना है, स्पीड या वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस के लिए वेलोसिटी क्या होगा, dx/dt। देखो डिस्प्लेसमेंट गिवन है और वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी निकालना है। देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट गिवन है और वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी निकालना है। उधर जा रहे हो तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। देखो क्या होगा, v इज इक्वल टू d/dt, जहां x से वहां क्या लिखेंगे बेटा, जहां x से वहां क्या लिखेंगे, जहां x से वहां क्या लिखेंगे, देखो जरा फटाफट, क्या है 8t माइनस टी स्क्वायर, पता है, बढ़िया। तो करना क्या है, सुनो, टी स्क्वायर। अब सुनो करना क्या है, इजी 8 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, टी का टी के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, पता है ना आपको, टी का टी के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, तो माइनस टी का टी स्क्वायर के साथ डेरिवेटिव करना है, तो टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर का मतलब टी के रिस्पेक्ट में करना है, टी स्क्वायर है, पावर नीचे आएगा एक, तो 2 नीचे आएगा बेटा, एक पावर घट जाता है बेटा, 2 है तो पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या आएगा, वेलोसिटी 8 माइनस 2t आ गया। और आपको अब कितने टाइम पे निकालना है, उस टाइम की वैल्यू को पुट करो, कितने टाइम पे निकालना है बेटा, 2 सेकंड पे निकालना है ना। ये स्लोप होता है बेसिकली, अपने अगर डिटेल में पढ़ रखा हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करो, ठीक। 12th में हम लोग बेसिक से, स्टार्टिंग से बैच को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कंटेंट जो है फ्री में आपको पढ़ा सकूं यूट्यूब पे। बाकी देखते हैं बेटा, तो टी की जब हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 8 में से 4 गया तो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया। होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ सकते हैं, इजाजत हो बेटा। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस एट अ स्पीड ऑफ दिस एंड द सेकंड हाफ एट अ स्पीड ऑफ दिस। तो एक कार है बेटा, वो फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है ना, ठीक, वो कवर कर रहा है किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। अब वहीं वो सेकंड नेक्स्ट हाफ जो है डिस्टेंस, वो किस स्पीड से कवर कर रहा है बेटा, वो कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्लियर। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है कि एवरेज स्पीड जो है कार की वो कितनी होगी। तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद हो तो एवरेज स्पीड का, वो क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड, ठीक है, वो हो जाता है बेटा 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, क्लियर है। तो वेलोसिटीज कितनी है बेटा इनकी, 2 इंटू v1, v1 कितना है बेटा 40 प्लस इंटू v2, v2 कितना है बेटा इसका 50 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, 40 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 4 20, 22 जाओ 40 और फिर 2 0 और नीचे क्या आ जाएगा 90, 0 से 0 कट गया, ठीक, डिवाइड करना आंसर आ जाएगा। सही तो कर रखना, गलती तो नहीं है। 5 4 20, 2 2 जा 4 40 और 2 0, ठीक है, क्लियर। तो दिस मच ऑफ मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय व्हाट दिस। ये एक क्वेश्चन है, अभी मैंने देखा कि क्वेश्चन थोड़ा सा एरर था, तो यहाँ से रूट को हटा देंगे, ठीक है ना, बस रूट में एक्स है, ठीक, 3 अलग है। आपसे पूछा गया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जब भी ऐसे बेटा रूट वाले क्वेश्चन दिखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, इस 3 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू रूट एक्स है, क्लियर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो t माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, खोलेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 60, स्क्वायर से रूट कट गया बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, तो x कितना आ गया, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 आ गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बात करूं, मुझे वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी को 0 के बराबर पुट करना है ना मुझे, तो वेलोसिटी निकालना है बेटा। वेलोसिटी कितना होगा, dx/dt, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है बेटा, dy/dt, डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है आपको, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, क्लियर। अब डेरिवेटिव करेंगे जब फटाफट, जब डेरिवेटिव आप करोगे क्या होगा, t स्क्वायर, पावर क्या होता है बेटा, नीचे आ जाता है ना, पावर एक नीचे आएगा, एक और घट जाएगा, तो पावर 2 था तो कितना होगा 1 बचेगा, प्लस 9 कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, माइनस 6 और t के साथ डेरिवेटिव 1 होता है तो 1, कितना आएगा, वेलोसिटी कितना आ गया 2t माइनस 6। अब क्योंकि वेलोसिटी 0 उसने बोल रखा है तो वेलोसिटी 0 पुट करो, तो जब वेलोसिटी 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, 6 इधर ले आओ, 6 इज इक्वल टू 2t, कट गया 3 बार, t कितना आ गया 3 सेकंड, t कितना आ गया 3 सेकंड। अब थर्ड सेकंड मतलब 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 0। मैं निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कितने सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको, 3 सेकंड बाद ही तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या गिवन है, देखना जरा डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना है, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, तो जहां t है वहां पे 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 6 इंटू टी कितना है t3 है, तो 9 प्लस 9 18 माइनस 6 3 18, कट गया क्या आया 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन, डिस्प्लेसमेंट टाइम मैक्सिमम एंगल 30 डिग्री। डायग्राम गिवन नहीं है तो मैं अपने एंड से बनाता हूँ डायग्राम बेटा, ठीक है। ये देखो ऐसा है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ गिवन है, और विद एक्सिस इज ऑन द फिगर। देखो बेटा अब यहाँ पे ना क्वेश्चन तो पूरा मेंशन है नहीं, मैं अपने एंड से बनाता हूँ कि एक एंगल तो 30 बनना और एक एंगल कितना बनना है 60 डिग्री, ये गिवन है। ये 30 है और ये 60 है, टोटल एंगल है ना। मानते हैं ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। हमें निकालना है क्या है, उनके वेलोसिटीज का रेशियो, मतलब कि मान लेते हैं हमें ए पहले 30 है ना, 30 ए का है और 60 बी का है, तो इनके वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है। तो आपने पढ़ रखा है बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी तो देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है बेटा वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा tan थीटा, स्लोप क्या होता है tan थीटा, ए के लिए एंगल कितना है 30, बी के लिए वेलोसिटी कितना बेटा, एंगल कितना है 60, tan 30 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/√3 और tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 है इनटू कितना हो जाएगा बेटा, ये रेसिप्रोकल के 1/√3 हो जाएगा 1 और √3 3। तो वेलोसिटीज का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:3। होप क्लियर हो गया होगा। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब देखो बेटा ये ग्राफ का क्वेश्चन है, मैं ग्राफ के ट्रिक्स ऑलरेडी मैंने लास्ट में डाल दिया है, ठीक है। तो वहां से आप लोग इन ग्राफ को ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है, आप देख लेना, ठीक है। पहले तो आप खुद से दिमाग सोच लगाओ कि कैसे होंगे ग्राफ्स, वरना मैंने ग्राफ से क्वेश्चन डाल दिए लास्ट में, मतलब डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आप वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, अच्छा इससे पहले ना एक क्वेश्चन रह गया था, इंटीग्रेशन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया एक्सेलरेशन वाले, तो पहले मैं वो करवा देता हूँ, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले ना एक क्वेश्चन ऐसे समझ लो आप, इंटीग्रेशन वाला, ठीक है। अब आपको ना, आपको वेलोसिटी गिवन है, ठीक, आपको वेलोसिटी गिवन है कितना 2t² 3t² -4, ठीक है, ये गिवन है, कोई डाउट तो नहीं है। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी गिवन है, तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और वेलोसिटी गिवन हो हमें क्या करना है, ध्यान समझना। तो उल्टे चलेंगे ना, याद हो ना डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था, फिर एक्सेलरेशन था। आपको वेलोसिटी गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ऐसा उल्टा आ रहे हो तो इंटीग्रेशन होगा ना। अब सुनो ध्यान से, आपने पढ़ भी रखा है बेटा वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, पढ़ रखा है ना बेटा। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dx कितना हो जाएगा v dt, आप क्या कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, क्लियर है। dx का इंटीग्रेशन x होता है बेटा, इंटीग्रेशन v, जहां v में लिखते हैं टर्म 3t² -4, बाहर क्या होगा बेटा dt होगा। अब सुनना बेटा ध्यान से, x = 3, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए बेटा, दो पावर है ना, इंटीग्रेशन में पावर नीचे नहीं आता, एक पावर बढ़ जाता है, तो t की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा का क्यूब, वही पावर नीचे आ जाएगा, -4 कांस्टेंट है, देखो ये हो जाएगा 4dt। कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं है तो समझो कैसे होगा, ये dt इसके साथ भी है, dt इसके साथ भी है, 4dt है ना, जब इसका इंटीग्रेट करोगे आप 4 कांस्टेंट बाहर जाएगा, dt बचेगा, और dt का इंटीग्रेशन t होता है तो इससे हो जाएगा 4t, तो बेटा क्या हो जाएगा ये 4t, क्लियर है। अब 3 से 3 कट गया, और फाइनली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा t³ -4t। अगर मैं आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट बताओ t = 2 पे कितना है, तो टाइम 2 पुट कर देते हैं आप, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन कर लोगे ग्रेट, डिफरेंशिएशन कर लोगे ग्रेट, ठीक है। बाकी बेटा क्वेश्चन करवाने को बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पास टाइम की कमी है, ठीक। आपने जो पहले पढ़ रखा है और ये एंड टाइम जो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक। आपने जैसे मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ा रखा था, तो आप लोगों के क्लास में नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स में मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे करवाए बेटा, उसको रिवाइज करो। जो बच्चे बेटा यूट्यूब से देख रहे हो, ठीक है ना, मतलब बाहर से ऑफलाइन वाले बच्चे नहीं हो हमारे, तो बेटा क्लास में जो क्वेश्चंस टीचर्स करवा रहा है उनको भी फोकस करो, ठीक। उनके क्वेश्चन जो ओरिएंटेड है उनको भी ध्यान दो, क्वेश्चंस वैसे ही एग्जाम में आएंगे, और थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ लेंथ 300 मीटर ईच आर मूविंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक, ठीक है। दो ट्रेन एक पैरेलल ट्रैक में मूव कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जब दो ट्रेन एक पैरेलल ट्रैक में मूव कर रहे हैं, अब देखो दोनों ट्रेन ना पहले क्या है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, कहीं ना कहीं है, लेकिन उनके बीच का कुछ डिस्टेंस इनिशियली, तो लेट्स से ये वाला ट्रेन है और ये वाला ट्रेन यहाँ पर है ना, इनके बीच इनिशियल डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, ठीक। ये क्वेश्चन तो अक्सर मैंने देखा है, ये बच्चों के एग्जाम में आ जाता है। अब इन दोनों ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है, इस लेंथ की भी, इसकी भी लेंथ 300 मीटर है बेटा, इसकी लेंथ कितनी है 300 मीटर। अब आगे पढ़ोगे ना आप, ट्रेन और ए और बी है ना, अब ट्रेन ए भी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और ट्रेन बी भी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर। अब उसने ड्राइवर ए जो है विद ट्रेन ए अहेड ऑफ बी, ट्रेन ए आगे है और ट्रेन बी पीछे है, मतलब सामने की तरफ जा रहे हैं।
अब ड्राइवर जो बी है ना वो चाहता है कि उस ट्रेन से आगे निकल जाए, तो कांस्टेंट स्पीड दोनों है तो डिस्टेंस हमेशा 300 ही मेंटेन, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस होगा हमेशा मेंटेन ही रहेगा। अब अगर इसको आगे निकलना तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेट कर रहा है, किस रेट से कर रहा है बेटा, एक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसे 25 सेकंड लग रहा है कि जो बी पॉइंट पे, बी वाला जो है, बी ट्रेन में जो गार्ड पीछे बैठा हुआ है वो ओवर क्रॉस कर रहा है किसको, इस ए वाले ट्रेन के ड्राइवर को। क्लियर? तो 25 सेकंड कुल मिलाकर लगा इसको ओवरटेक करने में, पूरी तरीके से जो पीछे वाला हिस्सा है ना इस ट्रेन के आगे निकल गया। ठीक, एक तो होता है बराबर आएगा, बराबर के बाद आगे भी तो निकल जाएगा, वो आगे निकल गया। अब आपसे बोला गया क्या, व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है इनके बीच का, इसको हम ना थोड़ा सा एक्स मान लेते हैं। ओरिजिनल डिस्टेंस जो इनके बीच का था ना बेटा, इस ओरिजिनल डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, ये ओरिजिनल जो डिस्टेंस है इसको एक्स मान लेते हैं थोड़ा, ये हमको निकालना है। अब सुनो बेटा, सबसे पहले बात करूं ट्रेन ए के बारे में। 25 सेकंड में ट्रेन ए भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा आगे, यही तो रुका तो है नहीं, 25 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल भाई ट्रेन है ना, ट्रेन ए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा है ना, कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान समझना। तो उसका तो एक्सेलरेशन है नहीं कुछ, जब एक्सेलरेशन नहीं होता डिस्टेंस निकालने के लिए आप सीधा सीधा स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है बेटा उसका, डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस x1 उसने ट्रेवल कर लिया मान लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है इसकी 54 किलोमीटर पर आवर में बेटा, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 54 इंटू 5/18, 18 से कटेगा कितना बार, 3 बार, 5 3 15, 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है गाड़ी। ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान समझना। अब तो डिस्टेंस को स्पीड हमारा 15 हो गया, टाइम कितना लग रहा है 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 टेन 250 और 25 5 75 है ना, 325, तो 325 मीटर वो ट्रेवल कर लेगा, कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनो, तो x1 ने हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, 325 मीटर ट्रेवल किया। अब सुनो, ट्रेन ए ने 25 सेकंड में, अब ट्रेन बी की बारी, ट्रेन बी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 25 सेकंड में वो निकाल लो पहले। ट्रेन बी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितने सेकंड में, ये भी 25 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे आप। डिस्टेंस क्या होगा, x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर पढ़ा है ना आपने बेटा, तो u कितना है बेटा उसका, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ट्रेन बी की भी वही रहेगी, दोनों की स्पीड से हमें 54 तो 15 ही आएगा, तो 15 इंटू टी, टाइम कितना लग रहा है बेटा इसको ओवरटेक करने में, मतलब टोटल जल में 25 प्लस 25 सेकंड में, तो इसको क्या कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करना है 25 सेकंड में, पहले तो इसको वो जो गैप था उसे कवर करना है, उसके 25 सेकंड बाद ये ट्रेन भी तो कुछ आगे निकल गया होगा, तो ये ट्रेन जितना आगे निकल गया होगा वो डिस्टेंस भी कवर करना है, प्लस इस ट्रेन का ना, इस ट्रेन को इसके बराबर, मतलब इसके ड्राइवर को इसके बराबर भी आना है, तो उसके साथ जाने के बाद ना इसके लेंथ, इसके डिस्टेंस को भी ट्रेवल करना है, और फिर जब ये ट्रेन इसके बराबर पहुंच जाएगा तो उसको आगे भी निकलना है, तो इसके खुद के डिस्टेंस को भी उसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आया तो वीडियो बैक करके देखो, वरना मैं अभी थोड़ा देर बता रहा हूँ और। तो डिस्टेंस कितना होगा u इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना बेटा बताओ, 2 है, और t कितना है 25, 25 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। ठीक, 25 इंटू 15 कितना हो गया, 325 हो गया, हमने निकाल लिया था बेटा। ओ सॉरी 375 होगा ये। ठीक है, 375 मीटर, ये भी 375 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 625। ठीक है, तो 6 3 9 1000, तो ये जाएगा 1000 मीटर, तो ये डिस्टेंस जो कवर करेगा वो 1000 मीटर करेगा। अब ध्यान समझना, अब मैं आगे बात करूं, अब सुनो, तो ये 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1000 मीटर, ट्रेन टू जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1000 मीटर कर रहा है, वो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बराबर 1000 मीटर है, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, पहले तो वो इस गैप को कवर करेगा, गैप वाले डिस्टेंस को जो कि x है, फिर प्लस प्लस इस ट्रेन ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसको भी तो कवर करेगा, तो इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था 25 सेकंड में 375, तो 375 को करेगा, प्लस इसने ये डिस्टेंस भी कवर किया, प्लस ये आगे निकल गया होगा तो वो डिस्टेंस भी कवर करेगा, फिर क्या होगा, फिर ये ट्रेन इस ट्रेन के डिस्टेंस को भी तो कवर करेगा, मतलब ये ट्रेन जब जाएगा ना इसके पीछे जब बराबर आ जाएगा तो आगे भी तो बढ़ेगा इसके बराबर आने के लिए, तो उस ट्रेन को इस 300 मीटर को भी कवर करना पड़ेगा कि दोनों के ड्राइवर का फेस सामने सामने मतलब बगल बगल में हो, तो वो भी क्या होगा बेटा 300 मीटर इसका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, प्लस अब एक डिस्टेंस और भी होगा बेटा, जब बराबर पहुंच गया अब इसको आगे भी तो निकलना है ना, ओवरटेक करने का मतलब पूरा आगे निकलना होता है, तो जब ये आगे निकलेगा ना, तो इस जब आगे निकलेगा तो इसका खुद का डिस्टेंस भी तो कवर करेगा, भाई यहाँ पे था ये, जब ये आगे बढ़ेगा तो इसका 300 मीटर खुद का भी तो डिस्टेंस होगा उसे भी कवर करेगा, तो प्लस 300। अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ के इधर लिया माइनस में x आ जाएगा, वो क्लियर हो गया होगा बेटा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट,
A vertical wall, a ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds, then find the length of the tower. ठीक है, ध्यान समझना. एक टावर है, ठीक है. इस टावर से क्या करा गया है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है. किस स्पीड से फेंका गया बॉल को बेटा, किस स्पीड से फेंका गया बॉल को? बॉल को जो फेंका गया है वो फेंका गया है ऊपर ऐसे 19.6 मीटर पर सेकंड है ना, ऐसा ऊपर फेंका गया तो ऊपर जाके नीचे भी तो आएगा ये. 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस बॉल को ऊपर फेंका गया, ठीक, और रिटर्न्स द अर्थ इन 6 सेकंड्स. अब ये अर्थ पे 6 सेकंड बाद आ जाएगा, ठीक है ना. नीचे जो आएगा ना, ये कितना टाइम लगेगा इसको? 6 सेकंड्स लग रहे हैं इसको नीचे आने में, टोटल टाइम लग रहा है नीचे आने में. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालनी बेटा, ठीक है. तो एक काम करते हैं कि पहले तो हम ये निकालते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब कितना टाइम लगाएगा यहाँ से यहाँ तक जाने में. क्लियर है. अब ये हाइट कैसे निकालेंगे उसको समझने के लिए आपको पहले ये टाइम निकालना पड़ेगा. क्यों निकालना है भी समझ जाता हूँ. शुरुआत में यू कितना गिवन है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का मोशन ले लो. ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट है, फिर ये सी पॉइंट है और ये फिर पॉइंट डी है. मोशन ए टू बी ले लेते हैं, है ना. मोशन ए टू बी, मोशन कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा? मोशन जा रहा है ए टू. उसके लिए डिस्टेंस मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? इनिशियल है 19.6, ठीक है. फाइनल कितना हो जाएगा बेटा जब टॉप पे चला जाएगा? टॉप पे तो रुक जाएगा ना. फाइनल कितना हो जाएगा? 0. एक्सेलरेशन क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि 9.8 माइनस का होगा. क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा तो स्पीड घट रहा है ना, तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा. अब हमने पढ़ रखा है बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? q प्लस gt होता है, पढ़ा है. तो v हमारा 0 है, q 19.6 है, g कितना है माइनस का 9.8 इंटू टी. ये पूरा माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा. 9.8 t इज इक्वल टू 19.6. तो कट गया ये कितने बार? 2 बार. ये कितना आ गया? 2 सेकंड. अब सुनो, अब आपको पता है कि इसको मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो नीचे भी आ रहा है, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम इसको नीचे आने लगेगा. तो अगर 2 सेकंड ए से बी तक लग रहा है ना जाने में, तो बी से लेकर सी तक इसका जो बराबर सामने वाला जो डिस्टेंस वो भी कितना लगाएगा? 2 सेकंड लगाएगा. 2 सेकंड ऊपर जाने में लगा उसको और 2 सेकंड नीचे आने में लगा. तो टाइम ऑफ एसेंट जो होता है टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर है, तो 4 सेकंड तो ऐसे बीत गए, है ना. तो जो टाइम होगा वो कहां से कहां तक जाने का, वो ए से सी तक आने का, वो कितना हो जाएगा? 4 सेकंड होगा. अब बचा हुआ टोटल 6 सेकंड में नीचे आया था ना, बचा हुआ डिस्टेंस को कितने टाइम में कितने सेकंड में आएगा? 2 सेकंड में आएगा. तो ये जो डिस्टेंस है ये हाइट ऑफ द टावर ही तो है. ये डिस्टेंस आ गया तो ये हाइट ऑफ द टावर भी आ गया. अब सुनो, करना क्या, ये डिस्टेंस निकालना है. अब डिस्टेंस निकालना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? देखो डिस्टेंस निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? u स्क्वायर प्लस सेकंड लगा दो, x इज इक्वल टू क्या होगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा. अब सुनो, बॉल आ रहा है नीचे, तो अगर आपने यहाँ पे 19.6 से ऊपर फेंका है तो सेम हाइट पे जो वापस आता है ना, सेम टाइम लगाता है और सेम स्पीड के साथ नीचे आता है. तो इस सी पॉइंट पे भी जो वेलोसिटी होगी ना वो होगी, वो कितनी होगी? 19.6. 19.6 आपने ऊपर फेंका था ना बेटा, जब उसी लेवल पे आएगा ना ये, उसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी पहले आपने फेंका था, जो कि 19.6 है. तो यहाँ पे वेलोसिटी 19.6 है, तो ये जो u होगा, क्योंकि हमारा हमारा जो मोशन है बेटा वो कहाँ से कहाँ है? सी से डी. हमारा मोशन कहाँ है? सी से डी. तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, मतलब u इंटू टी. इनिशियल वेलोसिटी बेटा इस पॉइंट पे कितनी है? 19.6. कितना टाइम लग रहा है इसको नीचे आने में? 2 सेकंड लग रहा है, प्लस हाफ जी 9.8 है, इस बार नीचे आ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, स्पीड बढ़ रहा है. और टाइम कितना है? 2 का स्क्वायर. बस इसको सॉल्व कर देना, आपको आपका x मिल जाएगा. क्लियर है, मतलब ये वाला x मिल जाएगा. आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन. द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल इज एज शोन इन द फिगर. ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको मैंने दिख रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना. टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में, सॉरी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में. ड्रॉ दी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम इट, है ना. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है. फटाफट देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है. एक्सेलरेशन पहले निकालो, ओ से ए कितना होगा? एक्सेलरेशन ओ से ए कितना होगा? एक्सेलरेशन ओ से ए कितना होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20. इनिशियल कितना है? 0. और फाइनल टाइम कितनी है बेटा? देखो 0 1 2, ये 3 है तो 2.5 है टाइम है ना, ये 2 और 3 के बीच 2.5 है. इनिशियल टाइम कितना है? 0 है. क्लियर है. तो जाकर कितना? 20/2.5. पॉइंट का ऊपर लगा दो बेटा, ठीक. तो ये 8. एक्सेलरेशन आएगा 8 मीटर पर, एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड. अभी वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. अब सुनो, फिर ए से बी तक क्या होगा? ए से बी क्या होगा? एक्सेलरेशन ए से बी कितना, फिर हम लास्ट में बनाएंगे ग्राफ. ठीक है,
ए से बी एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 है, इनिशियल भी ए पॉइंट पे कितनी है 20 है, फाइनल भी 20, इनिशियल भी 20, और टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम कितना लग रहा है देखो 2.5 से लेके कितना गया बेटा, 2.5 से लेके ये कितना गया, जितना भी टाइम हो उससे मतलब नहीं है, 20 माइनस 20 जीरो हो गया ना, 0 पॉइंट समथिंग जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड आपको दिख रहा है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा, हम वेलोसिटी ना बढ़ रहा ना घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। ठीक, पहला एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड था। तीसरा कहां से कहां, बी से लेके ओ ए बी के नीचे तक जो भी पॉइंट है सी मान लेते हैं, है ना, सी मान लेते हैं, बी से लेके सी तक, तो एक्सेलरेशन क्या होगा सेम बी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ के टच हो गया ना एक्स एक्सिस पे, मतलब ये जीरो हो गया, माइनस इनिशियल कितना है बेटा, इनिशियल बी पॉइंट पे कितना था 20 था, और टाइम कितना लगा बेटा इसको यहाँ से 5 से 7 मतलब कि 2 सेकंड लग रहा है, क्लियर है। और सुनो क्या हुआ, ये हो जाएगा -20.2 मतलब -10 मीटर पर सेकंड। अभी एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, जब हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, ठीक है, ऐसे टाइम है, ग्राफ बनाना है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब भी बनाना है तो ध्यान समझेंगे, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है शुरुआत में 8 मीटर पर सेकंड, कहां से कहां बेटा, ओ से ए तक, ठीक है, तो 8 मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, तो ये सीधा रहेगा, ठीक, कितने सेकंड के लिए रहेगा बेटा बताओ, कितने सेकंड के लिए रहेगा, ये रहेगा 2.5 सेकंड के लिए, मतलब इसका जस्ट जो है वो क्या वैल्यू होगी टाइम की, 2.5 सेकंड, ठीक है, 2.5 सेकंड, ठीक, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.5, समझ गया ना। अब सुनो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगले 2.5 से लेकर 5 सेकंड तक के बीच एक्सेलरेशन जीरो है, तो 2.5 से 5 यहाँ है टाइम मान लेते हैं, जीरो जीरो मतलब यहाँ पर रहेगा ऐसा लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, अगले 5 से लेकर 7 2 सेकंड में, नेक्स्ट 2 सेकंड, मतलब 5 से 7 ये 7 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है -10, दिख रहा है आपको -10, तो ये 8 है, -10 के नीचे होगा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है, -10, डॉटेड लाइन से आप इसको एक्सपेंड जरूर करें, ठीक है, 7 तक में कितना हो जाएगा, क्लियर। तो ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, जो एग्जाम में प्लॉट करने के लिए आ जाता है, जनरली कर लोगे। आगे बढ़ेंगे अब, तो ये रहा कुछ ग्राफ बेटा जो मैंने आपको बता रखा था, ठीक, अगर क्लियर विजिबल है तो ठीक है बेटा, पीडीएफ में भेजूंगा ना, पीडीएफ में विजिबल है ना, कैमरे में पता नहीं विजिबल है या नहीं है, ठीक, पॉजिटिव निगेटिव ये सब ना एग्जाम में पूछा आता है, तो बता देना आराम से। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये है। और एक चीज याद रखेंगे बेटा, नेक्स्ट चैप्टर जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सेलरेशन देता है ना, तो अगर आपको ग्राफ ऐसे दिखे जाते हुए, ध्यान समझना, ऐसे जाते हुए ऊपर हैप्पी फेस, आप समझ लो एक ऐसा स्माइल फेस, समझते हो, अगर ग्राफ ऐसे जाते हुए दिख रहा है वेलोसिटी टाइम, तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब भी ग्राफ ऐसे दिखे, ऐसे सैड फेस, मतलब ऐसे सैड फेस, सैड मतलब निगेटिव होता है, इसलिए एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम, इसका याद रखेंगे बेटा कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में।